हैं ना, रंगे हुए सियार ज्यादा दिन तक छिप कर नहीं रह सकते हैं। वैसा ही हुआ है नई सरकार के साथ। नेपाल में नई वामपंथी सरकार आते ही इसने क्या एक्शन ले लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की पर भारत का ये एक्शन बेहद जरूरी था। तुर्की को उसके ही घर में घेर कर भारत ने अब समझा दिया है। जानेंगे भारत ने सबसे बड़ा एक्शन तुर्की के घर में घुसकर कैसे ले लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो साफ है कि भारत के जो भी पड़ोसी हैं उस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है चाइना का। चाइना ये जरूर तय करता है कि भारत के जो पड़ोसी हैं वो या तो भारत के दुश्मन बन जाए और नहीं तो उन पड़ोसियों में ऐसी सरकारें आए जो चाइना की सपोर्टर हो, न कि भारत की सपोर्टर हो। पहली कोशिश मालदीव में की, लेकिन मालदीव में चाइना ने मुंह का खाया, क्योंकि मालदीव की सरकार भारत के साथ चली और यहाँ तक कि भारत का बड़ा समर्थन भी किया। और अब तो मालदीव में तो भारत के विरोध में कहने वाले पूर्व राष्ट्रपति थे, अपनी असलियत की वजह से, अपने भ्रष्टाचार की वजह से 11 साल की जेल में भी चले गए। तो वहीं जिस बड़े अधिकारी ने उनके पार्टी का ये कहा था कि भारत के दूतावास को निशाना बनाना चाहिए, उन्हें भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। तो मालदीव में तो इस वक्त दाल गलता हुआ चीन को नहीं दिखा, लेकिन नेपाल में एक हद तक चाइना को सफलता मिल गई है और वो देखने को मिल रहा है। पर ये सफलता 4 दिन की चांदनी है, कैसे वो भी बात करेंगे। पर इस वक्त जानिए कि नेपाल में जो प्रचंड की सरकार आई है, प्रचंड की सरकार आते ही उसने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले तो प्रचंड की सरकार के आते ही ये समझ में आ गया था कि यहाँ 2.5 साल ओली और 2.5 साल प्रचंड रहने वाले हैं। जब 2.5 साल ये दोनों ही कम्युनिस्ट शासक रहने वाले हैं तो भारत के साथ रिश्ते कैसा होगा ये अनुमान लगाया जा सकता था। ओली तो भारत के एकदम से विरोधी हैं, इसलिए इनसे दोस्ती की उम्मीद तो की नहीं जा सकती है। पर प्रचंड के बारे में बहुत ज्यादा आप नहीं कह सकते हैं कि वो भारत के खिलाफ ही है, पर हाँ चीन के प्रति सहानुभूति प्रचंड की भी दिखती है। ऐसे तो चीन ने नेपाल की बहुत सारी जमीन कब्जा ली है और भी ज्यादा कब्जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में नेपाल और चीन के बीच एक बंदरगाह था, केरुंग बंदरगाह। यहाँ से द्विपक्षीय व्यापार होता था, पहले इसे बंद कर दिया गया था। 3 साल बाद अचानक से एक बार इसे फिर खोल दिया गया है और प्रचंड के सत्ता पर बैठते ही ये चीज हुई है। 26 दिसंबर 2022 को एक तरफा व्यापार के लिए खोल दिया गया है फिलहाल तो, यानी कि नेपाल से माल अब चाइना जाएगा। काठमांडू में जो चीनी दूतावास है वो ये कह रहा है कि चीन नेपाल से अधिक से सामान खरीदना चाहता है, इसलिए आप इसे खोलो। को बता दें प्रचंड जैसे ही पीएम बने वैसे ही चीन से एक पूरा दल आया प्रचंड से और नई सरकार से बातचीत करने के लिए। उसके ठीक बाद ये देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच का ये मार्ग खोल दिया गया है। 6 मालवाहक ट्रक बंदरगाह से होकर चीन में दाखिल भी हुए। वैसे आपको बता दें शायद नेपाल भूल गया है कि उसके बहुत सारे ट्रकों को लाइन में लगा हुआ छोड़ दिया था, जिससे फल और सब्जियां खराब होने लगे थे और बहुत सारे व्यापारियों ने तो ऊपर भी जाना शुरू कर दिया था। चीन ने कई सारे जुल्म ढाए हैं, लंबी लंबी कतारों में हजारों ट्रक फंसे रह जाते थे, ऐसे हालात थे। और इसके बावजूद कम्युनिस्ट शासन चाइना के साथ मिलकर चलना चाहता है। और ये सब कुछ 4 दिन की चांदनी है ये भी तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक गठबंधन की सरकार है और जहां एक दूसरे से हित नहीं मिलेंगे वहां गठबंधन का टूटना तो बिल्कुल तय माना जाता है। खैर अब देखना है कि ये सरकार कितने दिनों तक रहती है और दोनों मिलकर आखिर क्या क्या गुल खिलाते हैं। खैर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तुर्की को उसके घर में घुसकर जवाब दिया है। दरअसल ब्रिटेन का एक समय ऐसा साम्राज्य था कि कहते थे कि उसके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है। बात भी सही थी, जहां देखो वहां ब्रिटेन का ही कब्जा था। और ऐसी ही एक जगह थी साइप्रस नाम का देश, जहां पर कब्जा था ब्रिटेन का। लेकिन 1960 में ब्रिटेन ने आखिरकार उसे आजाद कर दिया। जैसे ही साइप्रस को आजादी मिली वैसे ही कुर्सी के लिए साइप्रस के अंदर भी लड़ाइयाँ चलने लगी और साइप्रस के
बगल में था तुर्की। तुर्की ने देखा कि यहाँ तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। 1974 में ये देखा गया कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया। साइप्रस की सेना को ग्रीस का समर्थन था, जिस वजह से साइप्रस की सेना ने वहाँ तख्ता पलट कर दिया। अब ग्रीस चूंकि साइप्रस से मिल चुका था, इसलिए तुर्की बेहद नाराज हो गया। कहा जाता है कि तुर्की उस वक्त साइप्रस की सरकार के साथ मिलकर कब्जा जमाना चाहता था जब सैन्य तख्ता पलट हो गया था। लेकिन इस सैन्य तख्ता पलट से बहुत ज्यादा बौखला गया तुर्की, और तुर्की ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ता बताते हुए साइप्रस पर हमला कर दिया। उत्तरी साइप्रस पर कब्जा भी कर लिया। आपको बता दें, साइप्रस के 36% से ज्यादा भाग पर तुर्की का अवैध कब्जा है। और यहाँ तुर्की ने कब्जा करते ही क्या किया, ईसाइयों को हटा दिया, और ईसाइयों को हटाकर तुर्की ने अपने यहाँ से मुसलमानों को लाकर यहाँ बसा दिया। दुनिया भर के किसी भी देश ने तुर्की के इस कब्जे का समर्थन नहीं किया। हालांकि तुर्की ने इसका नाम दे दिया टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, पर यहाँ पर कब्जा अभी भी बरकरार है तुर्की का, ये बात तो तय है। अब दुनिया भर में ये दिखता है कि भारत के खिलाफ तुर्की खड़ा है। कश्मीर मामले को लेकर बहुत तरह का समर्थन देता है पाकिस्तान का। हालांकि जिसका वो समर्थन करता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहा है। पहले भारत और तुर्की के रिश्ते बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से भारत इस मुद्दे में बहुत ज्यादा नहीं घुसता था, और अब हालात बदल चुके हैं। इसे देखते हुए अब भारत ने तुर्की को उसके घर में घुसकर ही घेरना शुरू कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुरुवार को साइप्रस की 3 दिन की यात्रा पर रवाना है। और आपको बता दें, यहाँ पर यह कहा जाता है कि व्यापार से लेकर डिफेंस तक सबको लेकर समझौते होंगे भारत और साइप्रस के बीच में। तो वहीं साइप्रस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, और बयान जारी करके ये कहा है कि वो तुर्की के उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर भारत से बात करेगा। अब इस बात को समझिए, 15 साल बाद ऐसी यात्रा हो रही है। 2007 में उस समय के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी गए थे, और उसके बाद अब डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर के जाने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों देश कई महत्वपूर्ण समझौते और कई बड़े बड़े रणनीतिक गेम शुरू होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की तुर्की नीति बिल्कुल सही दिशा में चल रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।